हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे? तो हिंदी का। और हिंदी में किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं? तो दोस्तों हिंदी में समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था समास के बारे में। समास के बारे में और उसके भेद के बारे में, उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, कौन से भेद को कैसे पहचाना जाएगा, उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। और आज की इस क्लास में, अभी इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तो अभी की इस क्लास में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कहाँ से? तो समाज से। समाज से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, कैसे आता है, उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज के इस क्लास में। ओके मेरे दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ओके चलिए बिना देरी के करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हानि लाभ में कौन सा समास है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए क्या है, किस टाइप का है। हानि लाभ ये एक तरह का क्या है, शब्द है, यानी कि समास है। तो हानि लाभ में कौन सा समास है, कौन से टाइप का समास इसमें है, मतलब हानि और लाभ किस समास के अंतर्गत आते हैं। तो हानि और लाभ मेरे दोस्तों किस समास के अंतर्गत आते हैं, आप लोग बताएं कमेंट में। क्या द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, क्या द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, क्या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट करिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस ये लाभ हानि जो है, इसमें द्विगु समास तो होगा नहीं, क्योंकि द्विगु समास किसको कहा जाता है? जब भी किसी समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक हो, उसको द्विगु। तो इसमें तो संख्या है नहीं, लाभ हानि में है क्या? नहीं है। और बहुव्रीहि क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि में कोई भी पद जो है ना, क्या कहते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग अपना अपना जो है पद होते हैं। तो मेरे दोस्तों हानि और लाभ में कौन सा समास है? तो हानि और लाभ में ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ये किस समास के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, जिसको कहा जाता है हानि या लाभ। हानि या लाभ को मिला करके क्या बना है? हानि लाभ, जिसमें से या को हटा दिया गया है, ठीक है। तो हानि और लाभ कौन सा समास है मेरे दोस्तों? हानि और लाभ में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए इजकल टू, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके मेरे दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? दूसरे प्रश्न में कह रहा है मेरे दोस्तों देशभक्ति। ये जो शब्द है देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? देखिए मेरे दोस्तों आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। क्या अव्ययी भाव है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, क्या द्वंद्व समास है। अभी हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दो शब्द होते हैं जिसमें बीच में और या फिर या लगा होता है, उसको द्वंद्व समास कहा जाता है ना। तो यह तो है नहीं, देशभक्ति है। क्या अव्ययी भाव है? अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसका प्रथम पद का कोई मतलब ना निकले, उसका मतलब कोई और निकल के आ जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है अव्ययी भाव। क्या बहुव्रीहि समास है? तो मेरे दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। कौन सा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये देशभक्ति कौन सा जो है समास है? तो मेरे दोस्तों देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है। देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना है ना तो आप पिछले वाले क्लास को जान लीजिए, उसको उसमें मैंने थ्योरी बताया है, मतलब पूरी तरह से इसको डिटेल से बताया है। ऑल टाइप्स को मैंने डिटेल से बता दिया है पिछले वाले क्लास में, जिसमें मैंने समास और उसके भेद के बारे में बताया है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पीताम्बर। ये जो शब्द है पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? क्या कहा जा रहा है कि आपसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि पीताम्बर में कौन सा समास है? तो मेरे दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि तत्पुरुष समास है? क्या आपको लग रहा है कि द्विगु समास है? क्या आपको लग रहा है कि वो विरही समास है? क्या आपको लग रहा है कि अव्ययी भाव समास है? तो मेरे दोस्तों पीताम्बर जो शब्द है इसमें जो समास है वो कौन सा समास है? तो मेरे दोस्तों बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? जिसका दोनों पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, सबका अलग अलग अपना शब्द का मतलब निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, कौन सा सवाल मेरे दोस्तों? चौथा सवाल में क्या कह रहा है? तो चौथा सवाल में कह रहा है आपको कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि समास, क्या द्विगु समास, क्या द्वंद्व समास, या क्या कर्मधारय समास? कौन सा समास है मेरे दोस्तों?
देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, तो मेरे दोस्तों देशांतर जो है, देशांतर में सबसे जो समास है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो देशांतर कौन सा समास है मेरे दोस्तों? देशांतर कर्मधारय समास है। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? चौराहा। चौराहा कौन से समास के अंतर्गत आते हैं? मतलब चौराहा कौन से समास के अंदर आते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चौराहा, चौराहा मतलब चार, चौराहा मतलब चार राहों का रास्ता, उसको कहते हैं चौराहा। जहाँ पे चार रास्ता निकलते हैं उसको कहते हैं चौराहा। तो चार यानी कि किसी भी समास का जो पहला पद होता है, अगर संख्यावाचक पद हो तो उस समास को कहा जाता है द्विगु समास। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? द्विगु समास। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो 6 नंबर जो सवाल कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? देव जो महान है, ये देव जो महान है किस समास में आते हैं? देव जो महान है, जिसको क्या कहा जाता है? देव जो महान है, किस समास के अंतर्गत आते हैं? क्या तत्पुरुष समास है? क्या अव्ययीभाव समास है? क्या कर्मधारय समास है? क्या बहुब्रीहि समास है? देखिए दोस्तों, क्या मैंने कहा? क्या तत्पुरुष समास है? क्या अव्ययीभाव समास है? क्या कर्मधारय समास है? क्या बहुब्रीहि समास है? तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जिसका जिसका समास के अंतर्गत दोनों समास क्या हो जाए, मतलब दोनों का दोनों पद क्या हो जाए? तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाए। यानी कि जिस समास के अंदर दोनों पद तत्पुरुष हैं, तो दोनों का दोनों क्या कहलाता है? मतलब वो कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास में कर्ता जो होता है ना, मतलब करने वाला जो होता है, खुद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, उसको कहा जाता है कर्मधारय समास। तो देव जो महान है, तो देव तो खुद करता है और वही महान है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। तो और ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन है। इसमें पूछ रहा है क्या कि अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत कौन सा समास, मतलब कौन सा जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक उदाहरण अव्ययीभाव का है? क्या लेन-देन है? क्या सज्जन है? क्या चीड़ी-मार है? क्या परोक्ष है? ये चारों में से क्या है? तो दोस्तों अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं? जिसका प्रथम पद जो होता है वो उससे उसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है? उसको हम हटा भी देते हैं तब भी चलेगा, रखेंगे तब भी चलेगा, रखेंगे तो उसका मतलब दूसरा निकल के आएगा, ठीक है? तो अव्ययीभाव इसमें देखिए परोक्ष, अगर प को हटा दें तो परोक्ष का मतलब क्या हुआ? अरोक्ष मतलब कि किसी के क्या कहते हैं पीछे परोक्ष है ना, तो किसी के पीछे होना परोक्ष हो गया। तो अव्ययी संभाव समास का जो उदाहरण है मेरे दोस्तों वो परोक्ष है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे पिछले वाले क्लास में जाके अटेंड करके देख सकते हैं। उसमें मैंने समास के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करें कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके समस्या का समाधान कर सकूँ। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि जब प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाची और दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो। ध्यान दीजिएगा, जब प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाची हो और दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो, तो कौन सा समास होगा? मैं अभी भी मैं शुरू में बता दिया था, जब मैं बता रहा था, इसके बारे में मैंने बता रहा था। किसके बारे में मेरे दोस्तों? तो अभी गया इसके बारे में, 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया कि जब किसी समास का पहला पद किसी संख्यावाचक हो तो उसको कहते हैं द्विगु समास। क्या कहा जाता है? द्विगु समास। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाची हो और दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो, तो कौन सा समास होगा? तो मेरे दोस्तों द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन सी ये क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? द्विगु समास कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं।
9 नंबर को प्रश्न में क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रधान होता है। तो किस समास में? तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वो उस समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहा जाता है मेरे दोस्तों? तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद क्या हो मेरे दोस्तों? प्रधान हो, उस समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक में आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं आया होगा। अगर समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, चलिए आगे क्या है? 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पद, क्या कह रहा है दोस्तों? जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, जब एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या हम उसको छंद कहते हैं? क्या हम उसको समास कहते हैं? क्या हम उसको संधि कहते हैं? क्या हम उसको अलंकार कहते हैं? आप लोगों के विचार में क्या होना चाहिए? आप लोगों के विचार में क्या होना चाहिए? इसका तो बिल्कुल राइट आप लोग आंसर लगा देंगे, है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉरी, समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? समास कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है मेरे दोस्तों, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर, मतलब एक ही मतलब समास के अंदर दोनों क्या है? कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? किस समास में? तो मेरे दोस्तों, क्या तत्पुरुष समास है? क्या द्वंद्व समास है? क्या द्विगु समास है? या फिर बहुब्रीहि समास है? तो मेरे दोस्तों, जब किसी समास के अंतर्गत कर्मधारय समास कब कहलाता है? जब उसका समास जो होता है ना, उसमें दो जो भी जितने पद होते हैं वो उसका कर्ता ही क्या होता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो उसको क्या कहता है? कर्मधारय समास कहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? क्या जन्मांध है? क्या वज्रदेह है? क्या नीलकमल है? क्या हाथों हाथ है? दोस्तों, आप लोगों के विचार से क्या होना चाहिए? इसमें कौन सा सही होना चाहिए? क्या जन्मांध है? क्या वज्रदेह है? या क्या नीलकमल है? क्या हाथों हाथ है? तो तत्पुरुष समास में हमने एक सीखा कि जिसका अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो, उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देखिए, जन्म तो ठीक है, जन्म से अंधा। जन्मांध किसको कहा था? जन्म से अंधा। तो जन्म से क्या है? अंधा है। तो अंधा यहाँ पे क्या हो गया? प्रधान शब्द हो गया। तो जिसका अंतिम शब्द प्रधान हो उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए, हाथों हाथ किस समास का उदाहरण है? हाथों हाथ किस समास का उदाहरण है? मतलब कौन से समास में हाथों हाथ आते हैं? ठीक है, क्या अव्ययी भाव समास है? क्या तत्पुरुष समास है? क्या द्वंद्व समास है? क्या द्विगु समास है? अभी हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास के बारे में कि जिसका प्रथम पद से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें तो हाथों हाथ दोनों पद है, इसमें तो इसको लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास हमने क्या पढ़ा कि जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो क्या इसका अंतिम पद प्रधान है? प्रथम पद प्रधान नहीं है। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? जिसको दोनों पद प्रधान हो, जिसका क्या हो? दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, और दोनों के बीच में क्या लगा हो? और लगा हो, या उसको तोड़ने पर और लगा हो, या उसको तोड़ने पर या हो जाए, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। द्विगु समास का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। इसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। तो क्या इसका प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं है। अव्ययी भाव तो कैंसिल हो गया, तत्पुरुष तो कैंसिल हो गया, द्विगु तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा? द्वंद्व बचा। तो हाथों हाथ कौन सा समास है मेरे दोस्तों? द्वंद्व समास है। हाथों हाथ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? मेरे तो अभी मैंने बताया कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यहाँ पे देखिए त्रि जोड़ वेणी, है ना? त्रिवेणी। तो त्रि मतलब क्या होता है? तीन। तीन क्या है? संख्या है। तो जिस समास का प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है राजपुत्र। क्या कह रहा है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? क्या बहुब्रीहि समास है?
क्या तत्पुरुष समास है, क्या द्विगु समास है, क्या कर्मधारय समास है। मेरे दोस्तों बहुब्रीहि समास तो हो नहीं सकता, तत्पुरुष समास तो हो नहीं सकता। तत्पुरुष समास का मतलब होता है अंतिम पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। इसका क्या मतलब, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, है ना, राजपुत्र। क्या द्विगु समास है, द्विगु समास का मतलब बीच में और लगाओ या लगाओ। कर्मधारय समास है। तो मेरे दोस्तों ये 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये चारों में से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ओके मेरे दोस्तों, चलिए 16 नंबर सवाल यानी कि 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। क्या पहला पद प्रधान होता है, क्या दूसरा पद प्रधान होता है, क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या सभी पद प्रधान होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तत्पुरुष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ना कि पहला पद प्रधान होता है। चाहे अधिकरण पूछे या कोई भी पूछे, अगर तत्पुरुष है तो दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, तो दूसरा पद। दूसरा पद कहाँ है, यहाँ बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों।